हेलो फ्रेंड्स, यदि आप यूपीपी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ मॉडल पेपर। दोस्तों, मैं मॉडल पेपर जो है टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। आज ये हिंदी का मॉडल पेपर है। इसके पहले मैंने जीएस का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ये हिंदी का मॉडल पेपर है। इसमें लगभग 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और 40 क्वेश्चन देखने के बाद में आप लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 80 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। दिया है कि निम्न में से पुल्लिंग बताइए। निम्न में से पुल्लिंग बताइए, तो इनमें से कौन सा जो है पुल्लिंग है। तो याद रखिएगा, इनमें से पुल्लिंग कौन सा है। इनमें से पुल्लिंग है दोस्तों सारस, और बाद बाकी सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला है समरूपी शब्द ऋतु का सही अर्थ स्पष्ट करें। समरूपी शब्द ऋतु का सही अर्थ स्पष्ट करें। तो इसमें समरूपी शब्द कौन है दोस्तों, जो सत्य मौसम दिया है दोस्तों, ये समरूपी शब्द ऋतु का सही अर्थ है। याद रखिएगा, मतलब एक ऋतु का होता है मौसम, एक ऋतु का होता है सत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मैं सीधे उत्तर ही बता रहा हूँ कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है कि मेरे घर में केवल एक चारपाई है। यही विकल्प सत्य है, अन्य सभी असत्य हैं। आप लोग इनको पढ़कर देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 44 कि सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा विमुख होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो, इसका एक शब्द क्या होता है, इसको कहते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, एक मिश्र वाक्य है। आप लोग याद रखिएगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य है। अगला है कि चार वेदों को जानने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। चार वेदों को जानने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है, वो होता है दोस्तों चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि समरूपी शब्द अवधि और अवधि का सही अर्थ क्या है। अवधि, एक अवधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, समय होता है, और एक अवधि का क्या मतलब होता है दोस्तों, अवधि की भाषा होती है। याद रखिएगा, ये होता है इसका सही उत्तर। जो पहले दिया है अवधि, उसका दिया है समय, बाद वाले की जो दी है भाषा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो दोस्तों, इसका शुद्ध रूप क्या है, इसका शुद्ध वाक्य है कि तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। यही इसके लिए शुद्ध है। दोस्तों, आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 2024 में कैसा पेपर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नमक का दरोगा प्रसिद्ध कहानी की कहानीकार कौन है। नमक का दरोगा किसकी रचना है, सीधी सी बात है दोस्तों। नमक का दरोगा जो रचना है ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि अंधेर नगरी नाटक किसका है। अंधेर नगरी किसका नाटक है, तो याद रखिएगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है नाटक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वर कितने होते हैं। स्वर कितने होते हैं, तो याद रखिएगा स्वर होते हैं दोस्तों 16। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अक्षत शब्द का तत्सम क्या है। अक्षत शब्द का तत्सम क्या है, तो याद रखिएगा इसका होता है अक्षत। ऑप्शन नंबर ए मतलब बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अचला शब्द का पर्यायवाची क्या है। अचला शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो याद रखिएगा इसका पर्यायवाची शब्द होता है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या है, गद्यांश दिया है। आप लोग गद्यांश कैसे हल करोगे, मैं बताता हूँ कि पहले नंबर में गद्यांश को क्या करोगे, सही से पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद में क्या है, जो भी इनके उत्तर दिए हो उनको गद्यांश के अनुसार ही लगाना है। अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, नहीं तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें गद्यांश के अनुसार ही उत्तर लगाना है। हमने तो इसको एक बार देख लिया है, चलो उत्तर इसके बता देते हैं। जैसे दिया है कि गद्यांश में मदिरा किसे कहा गया है। गद्यांश में मदिरा किसे कहा गया, तो ये दोस्तों कहा गया है हंसी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि गद्यांश के माध्यम से मित्र को हंसाने पर वह अधिक प्रसन्न होता है, उदास को हंसाने पर उसका दुख घटेगा, एक बालक को हंसाने पर क्या होगा। दोस्तों, गद्यांश के अनुसार एक बालक को हंसाने पर क्या होगा, तो याद रखिएगा उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सही बात है।
अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में कराइकल कौन था। अगर गद्यांश आपने पढ़ा है तो गद्यांश में कराइकल कौन था दोस्तों, वो एक राजकुमार था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगवान ने हमें क्या दिया है। भगवान ने हमें क्या दिया है, ये भी गद्यांश के अनुसार ही लगाना है। तो याद रखिएगा, भगवान ने हमें आंतरिक हंसी दी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गद्यांश के अनुसार हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। गद्यांश के अनुसार हमारी पाचन शक्ति कैसे बढ़ती है दोस्तों, ये बढ़ती है हंसी से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विराट का पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है। विराट का पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो दोस्तों वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो दोस्तों ये दिया गया था 1968 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, वो दी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जटिल का विलोम है। जटिल का विलोम है, क्या होता है दोस्तों जटिल का, इसका होता है सरल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कन्या का अनेकार्थक शब्द नहीं है। उनमें से कौन सा है जो कन्या का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कुमारी, लड़की, ये सरल सब होता है, लेकिन जो लड़का है दोस्तों ये कन्या का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया है कि अंबर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अंबर का अनेकार्थक शब्द नहीं है, कौन सा नहीं दोस्तों, जो पाताल है दोस्तों ये अंबर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम दोस्तों इनमें से कौन सा है दोस्तों, ये स्वयं दिया है, ये अपने लिए बात होती है, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेष से है, तो याद रखिएगा जहाँ पे दोस्तों एक कांटा है ये क्या है, एक विशेष से है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं। तो संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइएगा। तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊष्मा का विलोम है। ऊष्मा का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा ऊष्मा का विलोम होता है शीतलता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि सुंदर का विलोम है। तो सुंदर का विलोम क्या होता है दोस्तों, सुंदर का विलोम होता है कुरूप। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अच्छ का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अच्छ का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, रथ, धुरी और आँख होता है, लेकिन शिविर जो होता है अच्छ का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पिटारा का तत्सम शब्द क्या है। तो पिटारा का तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों, ये होता है पिटक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें निम्न में से कौन आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से दोस्तों अस्त है, ये आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो गणेश है दोस्तों इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं, गजानन तो होता है, विनायक होता है, गणपति होता है, लेकिन कलानिधि जो होता है गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है कि उत्तेजित शब्द में उपसर्ग है। उत्तेजित शब्द में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, इसमें जो उत्ते लिखा है दोस्तों ये क्या है, इसका संधि विच्छेद है। मतलब संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, यहाँ पे उत्ते नहीं उद। उत्तेजित में क्या होता है उपसर्ग, उद होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकायत शब्द में प्रत्यय क्या है। लोकायत शब्द में प्रत्यय क्या है, तो लोकायत में क्या है दोस्तों, आयत प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि धावक में कौन सी संधि है। तो धावक में कौन सी संधि, ध प्लस अक, मतलब अयादी संधि है धावक में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका शुद्ध दिया है कि अधिकतर लोगों का यही विचार है। अधिकतर लोगों का यही विचार है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन दोस्तों और बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ये बहुत पूछा जाता है कवि का स्त्रीलिंग, हर पेपर में चाहे जिसका पेपर हो पूछ ही लिया जाता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री होता है। अगला है कि बहू का बहुवचन क्या है। बहू का बहुवचन क्या है, तो याद रखिएगा इसका बहुवचन होता है बहुएं।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको लगे हों कि मैंने अच्छा सेट कराया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे उनका भी भला हो जाएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये सेट कैसा लगा, आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।